बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सजाद जाफरी, 9th क्लास, पहला चैप्टर और एल्गोरिदम के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दरअसल कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम का इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हम एल्गोरिदम के ऊपर आज के जो लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे ये चीज़ें कि सबसे पहले डिफ़ाइन एन एल्गोरिदम, फिर डिस्क्राइब रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम, फिर फार्मूलेटिंग एन एल्गोरिदम, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी। दरअसल डिफ़ाइन एन एल्गोरिदम से क्या मुराद, और सिंपली हम एल्गोरिदम को कहते क्या हैं। किसी भी काम को हम करते हैं तो स्टेप्स में करना चाह रहे होते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप अगर वो काम करेंगे तो वो काम हमारा परफेक्टली मुकम्मल होगा। तो जब हम किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इसी का नाम ही एल्गोरिदम है। सादा से अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिदम कहा जाता है। ये एक सिंपल सा इसके डेफिनेशन है जो आपके कोर्स में भी है और ओवरऑल ऐसे ही कहा जा रहा है। अच्छा, इसका रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेफिनेटली जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरफ जाते हैं, किसी भी मसले को हल करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप उसका एल्गोरिदम डिफ़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम दरअसल क्यों डिफ़ाइन किया जाता है? देखें जी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी कॉस्टिंग, उसकी बजटिंग और उसकी सेंसिटिविटी और उसकी अहमियत का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम किस डोमेन से है। यह कोई मैथ की डोमेन से प्रॉब्लम है, या मेडिकल की डोमेन से प्रॉब्लम है, या साइंस की डोमेन से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किस डोमेन का है और इसे कैसे हल किया जाए। और हल करने की तरफ फौरी तौर पर आप हल करने की तरफ नहीं जाते, बल्कि आप कुछ उसके लिए सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके लिए कोई सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। कुछ रिटन फॉर्म में, कुछ पेपर फॉर्म में आप करते हैं, ताकि कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में आप एक लॉजिक, आप एक आइडिया प्रपोज कर सकें कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। तो आइडिया प्रपोज करने के लिए, लॉजिक बिल्ड करने के लिए, एक सीक्वेंस बिल्ड करने के लिए कि काम किया कैसे जाए, तो हमें एल्गोरिदम बनाना पड़ता है। इसीलिए एल्गोरिदम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, फिर आपको उसका डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ें इस अंदाज से सर्कल में आती हैं, आपके कोर्स में भी दी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को दरअसल फार्मूलेट कैसे किया जाएगा। एल्गोरिदम को फार्मूलेट करने के लिए दरअसल हमें कुछ स्टेप्स, जैसे कि आज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, हमें स्टेप्स का फॉलो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे क्या है कि एल्गोरिदम को स्टार्ट लेना है। स्टार्ट लेंगे जब हम एल्गोरिदम को, तो हमें उसके लिए कुछ इनपुट्स देनी है। ठीक है, तो हम उसको इनपुट्स कैसे देंगे ताकि इनपुट दें और उससे वो काम दिया जाए। इनपुट्स वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो डेटा हो सकता है जिसके ऊपर प्रोसेस होना है, जिसके ऊपर कैलकुलेशंस होनी है, तो वो हमारे लिए हमारी इनपुट्स कहलाएंगी। फिर हमारे पास होता है इनपुट्स के बाद हमारे पास है सेट्स। सेट्स वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिनको हमने कैलकुलेशंस में, फार्मूलाज में इस्तेमाल करना हो, उन्हें हम सेट्स की फॉर्म में लेते हैं। फिर हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन हो सकती है। इफ़ एल्स कंडीशन से क्या मुराद है, अगर कुछ वैल्यूज़ हमने दी हैं तो वो हमने ग्रेटर देन और लेस देन की बिना पर उसे कंपेयर कर रहे होते हैं कि आया हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ए ग्रेटर देन बी है, या ए लेस देन बी है, लेस देन सी है। इस अंदाज से हम कुछ डिसीजंस कर रहे होते हैं। ये एक मैथ के मैंने एग्जांपल बताई है। आप मेडिकल साइंसेस की लें या किसी भी डोमेन की एग्जांपल लें, तो वहाँ आपको कंडीशनल केसेस ज़रूर मिलते हैं, तो उसको हम इफ़ एल्स में ट्रीट करते हैं यहाँ। फिर हमारे पास गो टू का ऑपरेशन आता है। गो टू का ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप किसी सर्टन लाइन, सर्टन स्टेटमेंट या सर्टन स्टेप्स के ऊपर जाना चाह रहे होते हैं। आप जंप अप करके भी जाना चाह रहे होते हैं, आप सीक्वेंस में भी जाना चाह रहे होते हैं। तो वो लूप का एक हमारे पास प्रोसीजर है, लूप की मदद से हम वो गो टू करते हैं, एक ख़ास स्टेटमेंट पर मूव कर जाते हैं। फिर हमारे पास है कि जब आप ये कर लेते हैं और ख़ास स्टेटमेंट पर, ख़ास लाइन पर, ख़ास स्टेप पर चले जाते हैं और वो स्टेप परफॉर्म हो जाता है, तो अगर वो किसी पूरे एल्गोरिदम का आउटपुट है तो हम वो आउटपुट का एक फ़ेज़ होता है जहाँ हम आउटपुट वगैरह प्लेस कर रहे होते हैं। फिर फाइनली हम अपने एल्गोरिदम को स्टॉप करते हैं। तो ये स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिदम से लेकर स्टॉप ऑफ द एल्गोरिदम तक जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, कुछ इनपुट्स ली जा रही होती हैं, कुछ प्रोसेसेस किए जा रहे होते हैं। उन प्रोसेसेस के अंदर इफ़ देन एल्स कंडीशनल प्रोसेसेस हो सकते हैं।
रेपिटेटिव प्रोसेसेस हो सकते हैं जैसे GoTo के हो गए। ये सारा एक पूरा एल्गोरिदम फॉर्मुलेट करने का एक तरीक़ाकार है। ठीक है, जस्ट लाइक हम अगर आपके कोर्स की एग्ज़ाम्पल लें तो आपकी कोर्स की एग्ज़ाम्पल से ये है कि अगर हम टी बनाना चाहते हैं, मेकिंग अ टी की एग्ज़ाम्पल है, प्रिपेयरिंग अ टी की एग्ज़ाम्पल, उसमें सबसे पहले क्या है कि आपको केटल लेनी है, केटल में आपको पानी लेने हैं, पानी को आपको बॉयल करने हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें पत्ती डालनी है, दूध डालना है, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एक टी को प्रिपेयर करने का। सो वो आपको उस फ्लो को फॉलो करना होता है, तब जा कर के अच्छी सी चाय आप बना सकते हैं। इसी तरह किचन का आइटम हो, मैथ की डोमेन हो, कंप्यूटर साइंस की डोमेन हो या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की डोमेन हो, आपको किसी भी मसले को हल करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम जैसा कि मैंने कहा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट दरअसल क्या है, वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था, ठीक है, उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पेश किया, उसके लिए पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए कुछ सिंबल्स अलामात का इंतखाब किया। हमने हर स्टेप के लिए एक सिंबल का इंतखाब किया। हमने स्टार्ट लेना था, हमने एक सिंबल का इंतखाब किया। हमने इनपुट लेनी है वैल्यूज़ की, तो हमने सिंबल का इंतखाब किया। हमने कुछ सेट्स लेने हैं, हमने कुछ प्रोसेसेस करने हैं, तो हमने कुछ सिंबल का इंतखाब किया। इसी तरह हमने इफ़ एल्स चेक करना तो हमने डायमंड साइन का इंतखाब किया। इसी तरह हमने गो टू करना हो या रेपिटेशन आई तो हमारे पास वो रेपिटेशन के लिए एक साइन है, वो यूज़ करेंगे। तो कुछ साइन का इस्तेमाल करके, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो जाए, ताकि बच्चे समझ जाएं या कोई भी बंदा लेमैन जो इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं जानता होता, इंग्लिश भी नहीं जानता होता, इवन उर्दू भी नहीं अगर पढ़ पाता, तो उन पिक्चर से, डायग्राम से, उन एरोज से वो इस प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ बढ़ सकता है, इसको समझ सकता है, इस एल्गोरिदम को कि इधर क्या किया जा रहा है, कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं। तो वो एल्गोरिदम में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी, देखिए जी, आखिर में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हम जिस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं वो एल्गोरिदम हमारा परफेक्ट होना चाहिए, वो हमारी मुकम्मल प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहा हो, प्रॉब्लम हमारा प्रॉपरली सॉल्व हो रहा हो उससे, तो इसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी, जिससे हमारे पास प्रॉब्लम के सलूशंस का एक पूरी रेसिपी आ जाती है। फिर हम उसी प्रॉब्लम के सलूशन को फिज़िकली इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर बजटिंग करते हैं और उस पर काम स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर सकें। तो इसको साथ हम आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है, आपने उसको भी टाइम देना है ताकि हाँ, उसे नीचे लिंक दिए हुए हैं, उसे डाउनलोड करें, स्टडी करें और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यहाँ मेंशन हुआ है स्लाइड्स के अंदर, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी करना है। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई नोट्स के हवाले से आपको हेल्प चाहिए, कोई पास पेपर, कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के हवाले से, तो आप कंटिन्यूसली हमसे इन टच रह सकते हैं और हम आपको बाकायदा एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। आपको मुकम्मल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आप हमारे लेक्चर से इन टच रहें और इन सारे लिटरेचर को पढ़ें भी सही और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।